नाउ अब हम एक जो अर्ली वैदिक एज है जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हम जो है बहुत डेप्थ में जा कर के अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके की वहाँ पे सोसाइटी थी, क्या जोग्राफी थी, उसकी बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आपको केवल सुनना नहीं है चीज़ को। आप मान लीजिए कि आप उस सोसाइटी के अंदर अभी हैं और आपको उस सोसाइटी में जो आपकी सराउंडिंग है उसको ऑब्जर्व करके फील करना है इसको, ठीक है। केवल लिसन करके अपने नोट्स नहीं तैयार करने लग जाना है, आपको फील करना है इस चीज़ को। जितनी ज़्यादा आप फीलिंग डेवलप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी और तभी जाके जो इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर की वो तभी फुलफिल हो पाएगी। तो अगर हम अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक पीरियड की बात करें तो जैसा कि हमने देखा ये 1500 से लेकर 1000 BCE से बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट हम इस फेज़ के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका अर्लीस्ट फेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन है, जैसा कि हम देख ही रहे, नाम ही से पता चल रहा है इसके कि ये अर्ली वैदिक फेज है। देन इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट वेदा, और जो चीफ सोर्स है इस फेज को अंडरस्टैंड करने का, उसी से इसका जो नेम है वो ड्राइव हो रहा है। तो सोर्सेस की बात करी जाए तो हम देख ही रहे हैं, जैसे कि लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमने देखे। तो लिटरेरी सोर्सेस के अंदर में हमने ऋग्वेद देखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीफ सोर्स है। देन अदर वेज हम देख रहे हैं जिससे हमें लिमिटेड हेल्प ले रहे हैं इस फेस को अंडरस्टैंड करने में। एंड जो लेटर रेफरेंसेस हमने लिए हैं वो हम ब्राह्मणास से ले रहे हैं। देन नेक्स्ट सोर्स की अगर बात करी जाए तो वह है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो उसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है कॉपर ऑब्जेक्ट्स और ओक्रे कलर्ड पॉटरी इन सम रीजन्स एंड अर्ली सेटलमेंट्स, जो कि एक परमानेंट तरीके के सेटलमेंट्स हम कह सकते हैं। एनिमल बोन्स हमें देखने के लिए मिल रही है और एग्रीकल्चरल रिमेन्स हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक तो पहले तो ये अभी भी कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी जो है आपका आयरन का यूज़ नहीं हो रहा है। ये जो फेज़ है ये आपका कॉपर बेस्ड ही है। और वहीं पॉटरी की अगर बात करी जाए तो ये ओक्रे कलर्ड पॉटरी का यूज़ कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें अगर जोग्राफिकल एक्सटेंट की, यानी कि किस किस रीजन में ये जो अर्ली फेज था वैदिक सिविलाइजेशन का, ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था या किस किस रीजन से बिलोंग करता था, अगर उसकी बात करी जाए तो सेंटर जो था इस जोग्राफिकल एक्सपेंशन का वो आपका था सप्त सिंधु, जिसको हम लैंड ऑफ 7 रिवर भी कहते हैं, ठीक है। प्लस सेंटर ऑफ कल्चर था इसका पंजाब रीजन, ठीक है। तो अगर बात करी जाए ये जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस अगर इसमें बात करी जाए तो हमें ये मेजरली सप्त सिंधु के अराउंड देखने के लिए मिल रहे हैं और पंजाब रीजन के अराउंड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। जो एरिया ये कवर करते थे उसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिल रहा है पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान में ये फैले हुए थे। देन रिवर्स की अगर बात करी जाए तो कौन कौन सी रिवर्स आपके ऋग्वेद में मेंशन थी अर्ली वैदिक फेज को लेकर के, तो उसमें हमें देखने के लिए मिला है सिंधु, जिसको इंदस कहा जाता है, और जो माइटिएस्ट रिवर के रूप में आपकी देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में माइटिएस्ट रिवर किसको कहा गया है, तो वो आपका उस टाइम में हमें आंसर में लिखना है सिंधु और इंदस, जो थी माइटिएस्ट रिवर थी। देन अदर रिवर्स की बात करी जाए जिनके बारे में नादी स्तुति सुक्ता जो है ऋग्वेद का है उसमें ये मैंशनड है, तो वो अदर इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो है सरस्वती, ब्यास को हम उस टाइम पे आपका विपाशा रेफर किया गया है, सतलज को सुतरुद्री कहा गया है, रावी को पारुषिनी कहा गया है, एंड चेनाब को अशिकनी कहा गया है, झेलम को वितास्ता कहा गया है, काबुल को कुभा कहा गया है, और कुर्रम को क्रूमू कहा गया है, और गोमाल को गोमती की तरह रेफ़र किया गया है। ये जो आपका अर्लीस्ट नेम जो यहाँ पे रिवर्स के दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी यूपीएससी में हमें PYQs देखने के लिए मिलते हैं। वहीं गंगा एंड यमुना की अगर बात करी जाए तो ये आपका बहुत कम ऋग्वेद में मैंशनड है, ठीक है, मैंशनड रियरली इन दी ऋग्वेद। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि जो ऋग्वैदिक सेटलमेंट्स थे वो मेजरली आपके नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें आपका कन्फाइंड थे। जो सरस्वती रिवर है आपकी ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर थी जो कि आपका फ्रिक्वेंटली बार बार यानी कि ऋग्वेद में आपकी प्रेस करी गई है, ठीक है। तो अगर आपका माइटेस्ट रिवर की बात करी जाए तो वो आपका सिंधु रिवर थी, और अगर फ्रिक्वेंटली आपका बार बार प्रेस अगर हमें किसी रिवर का देखने के लिए मिल रहा है तो वो आपकी सरस्वती रिवर थी। इस तरीके से जो UPSC है वो आपको
ट्रैप में भी फंसा सकती है कि कंफ्यूज कर सकती है कि माइटियस्ट रिवर में के बारे में पूछा और आपको लगेगा कि सरस्वती थी, पर लेकिन सरस्वती नहीं, सिंधु या फिर इंदस रिवर जो थी वो माइटियस्ट रिवर थी। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक फेज। तो नेचर ऑफ स्टेट की अगर बात करी जाए तो ट्राइबल था, नॉट द टेरिटोरियल, मीन्स कि जो है अभी भी जो है टेरिटरी के रूप में हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेटलमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो एज अ ट्राइबल कम्युनिटी की तरह ही रहते हैं, यानी कि ट्राइबल क्लैन की तरह एक समूह की तरह रह रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर बात करी जाए तो उसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है कुल। कुल मीन्स है आपका फैमिली से, ये आपका है स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट जो है वो आपका कुल है, फैमिली है। और ये जो फैमिली है वो आपका उसको हेड करता था, एल्डेस्ट जो मेल फिगर था वो उसको हेड करता था। और इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कियल इन नेचर थी। ठीक है, ये जो पैट्रियार्की के एविडेंस मिल रहे हैं वो इससे मिल रहे हैं कि जो कुल जो फैमिली थी, जो स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट थी, उसको जो हेड है वो एक एल्डेस्ट मेल ऑफ द फैमिली करता था। देन द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमें देखने के लिए मिलती है ग्राम, जिसे हम कह सकते हैं विलेज। ठीक है, इस जो ये फैमिलीज थी कुल जो थे, इनके अगर डिफरेंट फैमिलीज़ के कलेक्शन को हम जो है विलेज कहा करते थे। और इस विलेज को जो है वो हेड आपका करता था ग्रामीणी। कई बार आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल का हेड कौन था, स्पेशली जो ग्राम का हेड कौन था, तो वो उसको क्या कहते थे, तो उसको हम ग्रामीणी कहते थे। देन हमें देखने के लिए मिलता है विश, यानी कि क्लैन इज अदर ग्रुप कह सकते हैं एक तरीके से। तो सिवरल विलेजेस फॉर्म्ड अ विश। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट फैमिली देखने के लिए मिल रही है, ढेर सारी फैमिली मिलकर के आपका विलेज बना रहे हैं, ग्राम बना रहे हैं, और ढेर सारे विलेजेस मिलकर के आपका एक क्लैन बना रहे हैं। देन हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिल रहा है ट्राइब, जिसको हम जन कहते हैं। और ये आपका हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी। द किंग रूल्ड ओवर अ जन, नॉट अ फिक्स्ड टेरिटरी। ठीक है, तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे जैसे हमने बात की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे हमें किसी भी किंग के रूल की बात या किसी भी किंग के रूल के एविडेंसेस हमें नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं कि उस टाइम पे की जो सोसाइटी थी उसको कौन रूल कर रहा था या कौन एडमिनिस्टर कर रहा था, उस तरीके के एविडेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिले थे। वहीं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो उस टाइम में हमें देखने के लिए किंग के एविडेंस मिल रहे हैं, पर किंग का जो बहुत हम कह सकते हैं एक टेरिटोरियल बेस्ड रूल नहीं था, उसकी कोई फिक्स्ड टेरिटरी नहीं थी, वो आपका रूल करता था जन के ऊपर, मीन्स कि जो एक ट्राइब कुनबा जो था उसके ऊपर वो रूल करता था। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो आपकी जन थी, ट्राइब थी। देन हमें उसके बाद विश यानी कि क्लैन देखने के लिए मिल रहे हैं। देन उससे छोटी यूनिट जो थी वो ग्राम और विलेज देखने के लिए मिल रहे हैं, और ग्राम और विलेज के बाद हमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो आपकी कुल और फैमिली देखने के लिए मिल रही है। ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपकी यूपीएससी में पूछी जा सकती है। तो इस क्रोनोलॉजी को या जो ये आपका स्टेजेस हैं, हायरार्की है एक तरीके से हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंगशिप की। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप जो है नेचर ऑफ द स्टेट कैसा था वो बताएंगे। देन आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या थी उसको आप मेंशन करेंगे। देन हम नेक्स्ट बात कर लेंगे किंगशिप की। तो किंग जो था उसको उस टाइम पे राजन कहा जाता था। इसकी जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और पर लेकिन ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की के रूप में नहीं था। ठीक है, तो ड्यूटी की बात करी जाए अगर किंग की, तो इसका जो ड्यूटी थी वो ये था कि इसको ट्राइबल्स को जो ट्राइब थी उनको प्रोटेक्ट करना था, जो वॉर हुआ करती थी उनको लीड करना था, और जो है पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, और जो रिचुअल्स थे वो उनको परफॉर्म किया करता था। नेचर की अगर बात करी जाए किंगशिप की, तो जो किंग थे वो एक डिवाइन रूप में की तरह कंसिडर नहीं किए जाते थे। ठीक है, उसकी जो अथॉरिटी थी वो आपका डिपेंड करती थी ट्राइबल सपोर्ट पे, मिलिट्री लीडरशिप में, और रिचुअल लेजिटिमेसी में उसकी जो अथॉरिटी थी वो डिपेंडेंट थी। मीन्स किंग का यहाँ पे एक तरीके से डिवाइन ओरिजिन नहीं देखने के लिए अभी भी मिल रहा है। दिस मीन्स कि जो लिटरली जो किंग को जो प्रेस्टीज मिली थी अभी वो हमें यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रही है। किंग का केवल इतना काम होता था कि वो आपका ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करेगा, वॉर को लीड करेगा, एंड वेज द थिंग्स मतलब पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलेगा। वहीं ये जो है ट्राइबल सपोर्ट, मिलिट्री को लीड करना, और जो है रिचुअल जो है उनको परफॉर्म करने में इसका फोकस रहता था।
देन हम इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी कह सकते हैं। तो उनकी अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं पुरोहित, जो कि आपका चीफ प्रीस्ट और एडवाइज़र टू द किंग हुआ करते थे। देन नेक्स्ट हमें सेनानी देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको हम कमांडर ऑफ द आर्मी कह सकते हैं। ग्रामीणी, जैसे कि हमने पहले देखा, हेड ऑफ द विलेज को कहा जाता था। और दूत हमें देखने के लिए मिला है, जो कि एक मैसेंजर और जिसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल था, वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ऑफ द अर्ली वैदिक फेज। देन पॉपुलर असेंबलीज़ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें सभा देखने के लिए मिल रही है, समिति देखने के लिए मिल रही है और विधाता देखने के लिए मिल रहा है। तो जो ये सभा थी ये एक स्मॉलर असेंबली थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी असेंबली नहीं थी, ये एक छोटी सी सोशल गैदरिंग कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो एल्डर्स और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हुआ करते थे वो हमें इसमें देखने के लिए मिलते थे। वो यहाँ पर आपका डिस्कशन करते थे, और जो इनके जो डिस्कशन होते थे ये मेजॉरली आपका जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेकर के हुआ करते थे। वहीं समिति की अगर बात करी जाए तो ये जो सेकेंड पॉपुलर असेंबली थी, इसमें आपका लार्जर ट्राइबल असेंबली देखने के लिए मिलती है। इसमें आपका जो पब्लिक अफेयर्स है उनको डिस्कस किया जाता था, और ये जो है आपका जो सिलेक्शन और द कन्फर्मेशन ऑफ द किंग होता था उसको ये इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिस्टिंग्विशन हमें आना चाहिए कि सभा और समिति में किस तरीके के डिफरेंसेस थे। तो सभा में जो था वो आपका स्मॉलर थी और लिमिटेड पीपल का हमें उसमें रोल देखने के लिए मिल रहा है कि मतलब इसमें केवल हमें सिर्फ थोड़े से ही पीपल जो कि एल्डर्स और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे वो देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये आपका स्पेसिफिकली जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड डिस्कशन करते थे। वहीं समिति की अगर बात करी जाए तो समिति में आपका एक लार्जर ट्राइबल असेंबली होती थी, और ये डिसाइड करती थी कि कौन किंग बनेगा, उससे रिलेटेड ये डिसीजन लिया करती थी, और जो पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड जो डिस्कशन होते थे उनको ये कंसिडर करती थी। देन द लास्ट पॉपुलर असेंबली उस टाइम पे जो देखने के लिए मिल रही है वो है आपका विधाता। ये विधाता जो है आपका ऋग्वेद में बहुत सी जगह पे मेंशन है इसके बारे में, ये जो टर्म है ये बहुत सी जगह मेंशन है, और ये आपका परफॉर्म करता था आपका रिलीजियस फंक्शंस, मिलिट्री गैदरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी आपका चीज़ें होती थी वो आपका विधाता के अंदर पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक पॉलिटी थी वो आपका पार्टिसिपेटरी नेचर नहीं थी, नॉट एन एब्सोल्यूट मोनार्की। मीन्स एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ये है कि आप सिर्फ जो भी है वो आप जो है किंग आपका डिसाइड करेगा, और पीपल का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं अर्ली एविडेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, बट सेम फीचर्स जो आपका आज की डेट में आप डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट या फिर जो है सेम बिल्कुल हम डुप्लीकेशन नहीं कह सकते। डिफरेंट फीचर्स है आज की डेमोक्रेसी में और उस टाइम के डेमोक्रेसी में, पर लेकिन कहीं ना कहीं हम एक एविडेंस ड्रॉ कर सकते हैं डेमोक्रेसी को लेकर के। अगर डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर मेंस में हमें देखने के लिए मिल रहा है तो हम अगर हमें उसे एंशिएंट लिंकेजेस अगर हमें करनी है तो हमें इस फॉर्म में हम कर सकते हैं कि अर्ली वैदिक फेज में हमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो पीपल पार्टिसिपेशन है वो मेन फीचर है आपका डेमोक्रेसी का। और जो यहाँ पे पॉपुलर असेंबलीज जो आपके यहाँ पे दी गई हैं, सभा, समिति और विधाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, किस तरीके के चेंजेस हमें उस टाइम में देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आपको जानने के लिए आपको अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था इन असेंबलीज में ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको लेटर फेज में क्या चेंजेस आए थे वो आपको समझ में आएंगे। देन हम आर्मी की बात कर लेते हैं अर्ली वैदिक फेज में। तो इस टाइम पे जो आर्मी थी वो कोई परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं देखने के लिए मिल रही, जैसे कि हम लेटर जो किंग्स थे जब टेरिटोरियल एक्सटेंशन हमें देखने के लिए मिलता है तो उस टाइम पे जो किंग्स थे वो अपनी एक परमानेंट आर्मी मेंटेन करके रखते थे, हमेशा एक आर्मी अवेलेबल रहती थी उनकी टेरिटरी या उनकी स्टेट के अंदर पे। पर लेकिन इस टाइम पे कोई भी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जब आपकी वॉर होती थी या वॉर करने की ज़रूरत होती थी तो उसी टाइम पे आपका आर्मी का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, और जो ये जो इस टाइम पे जो वॉर भी होती थी वो उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक है, जो ट्राइबल मेंबर्स थे वो जनरली मतलब मिल करके जो है वो लड़ा करते थे, वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। जो और नेक्स्ट स्टेज जो वॉर जो थी वो मेनली जो है आपका कैटल से के लिए की जाती थी। मान लो कभी किसी की जो है कैटल अगर चोरी हो जाती थी तो
उसको उस चोरी को बचाने के लिए ये वॉर कंडक्ट करी जाती थी। अब यहाँ पे कैटल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो ये कैटल थी ये आपका इससे ये उस टाइम की सोसाइटी के से रिलेटेड ये ड्राइव किया जा सकता है। जो कैटल जो था वो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक फेज था। जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल्स थी वो उतना ही ज़्यादा उसका वैदिक वेल्दी माना जाता था वो। तो इसीलिए इन कैटल से ही रिलेटेड हमें वॉर्स देखने के लिए मिलती है, और इन वॉर्स को कंडक्ट करने के लिए उसी जो ट्राइबल्स मेंबर्स जो हुआ करते थे वो आपस में आते थे और टुगेदरली आपका जो है वॉर कंडक्ट करते थे, कोई भी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर लें गविस्टी, हमें एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। क्या है ये टर्म, इसका मीनिंग अगर देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऋग्वैदिक टर्म। इट इज़ विच रेफर्स टू सर्च फॉर काउस एंड कैटल रेट्स। ठीक है, तो हम देखा कि कैटल जो थी और जो काउस थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी आपका अर्ली वैदिक फेज में, इसलिए इससे रिलेटेड जो है ऋग्वैदिक टर्म भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग उस टाइम यूज़ करते थे वो था गविस्टी। ये आपका रिफ्लेक्ट करता था इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल इन द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल तो वो उतना ही ज़्यादा वेल्दी और इम्पॉर्टेंट माना जाता था सोसाइटी में। तो अभी तक हमने जितना भी जो भी फीचर्स देखे वो हमने पॉलिटिकल डायमेंशंस से रिलेटेड देखे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन से। क्या इकोनॉमी थी उस टाइम के उस अर्ली वैदिक फेज की। तो उस टाइम के लोग जो थे वो आपका ज़्यादातर जो है पेस्टोरलिज्म को फॉलो करते थे, और जो एग्रीकल्चर जो थी वो भी प्रैक्टिस करी जाती थी बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। उसका इतना हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेजर रोल नहीं था एग्रीकल्चर का। उस टाइम के जो लोग थे वो पेस्टोरल इन नेचर थे। पेस्टोरल किस तरीके के होते हैं, जो आपका कैटल रेयरिंग में जो है ज़्यादा आपका फोकस करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल देखने के लिए मिल रही है। तो कैटल जो थी आपका मेन सोर्स ऑफ वेल्थ थी। ठीक है, यूज्ड इन एक्सचेंज सेक्रीफाइसेस एंड गिवन एज द गिफ्ट। ठीक है, कहीं पर अगर आपको रिचुअल सेक्रीफाइसेस अगर करने हैं तो उस टाइम पे कैटल्स का यूज़ किया जाता था, क्योंकि सेक्रीफाइस का मतलब ही यही है कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए, और उस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या था, कैटल्स थी, तो इसलिए कैटल्स का सेक्रीफाइस किया जाता था। इनको एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता था। किस तरीके का एक्सचेंज, एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है। आपको मान लीजिए कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उसके बदले जो है अपना कैटल के बदले उसको खरीदते थे, या फिर कई बार एज अ गिफ्ट भी आप जो है कैटल का यूज़ कर रहे हैं। कैटल्स जो है आपका ऋग्वेद में कई जगह पे गो या फिर जिसका मतलब काव उसके रूप में आपका मेंशन है। ये जो टर्म गो है ये आपका मतलब ऋग्वेद में फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है। देन द नेक्स्ट जो इकोनॉमिक फीचर है उसमें हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप थी वो थी बार्ले, जो उस टाइम पे यवा टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता था। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन था ये अगेन ऋग्वेद में। ठीक है, वीट के हमें लिमिटेड एविडेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, और राइस जो है वो डोमिनेंट क्रॉप नहीं थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो अर्ली वैदिक फेज जो थी उसमें जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी वो मेजरली जो वहाँ उस टाइम के जो लोग थे वो आपका बार्ले कंज्यूम करते थे। बार्ले उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप की तरह थी, और इन क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए जो एग्रीकल्चरल टूल्स का यूज़ किया जाता था उसमें हमें वुडन प्लोज देखने के लिए मिल रही है, और ऑक्सन फॉर दी प्लोइंग मीन्स जो खेत में जो हल चलता था उसके लिए जो है बैलों का यूज़ किया जाता था। और प्लो के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें वुड के बने हुए प्लो देखने के लिए मिल रहे हैं। वुड के बने हुए प्लो क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक आयरन जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राफ्ट्स की। तो इस टाइम पे जो क्राफ्ट था वो बहुत सिंपल इन नेचर था, बहुत कुछ उसके ऐसे स्पेसिफाइड फीचर्स नहीं थे। ये जो क्राफ्ट था ये एक इसमें हमें जो ये आपका इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन उस टाइम पे जो था उसको ड्राइव करता है। जैसे कि हमें उस टाइम पे देखने के लिए मिल रहा है कारपेंटर्स, पॉटर्स, वेवर्स और चैरियट मेकर्स मतलब जो रथ बनाते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लेदर का वर्क हमें देखने के लिए मिल रहा है, और मेटल का वर्क देखने के लिए मिल रहा है। अब ये मेटल वर्कर जो थे वो किस तरीके का मेटल मेजॉरली यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉन्ज का यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड का यूज़ कर रहे हैं, बट जो है आयरन जो है उसका बहुत सीमित बहुत लिमिटेड यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है। तो हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि आयरन का कोई एविडेंस या कोई एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। हम इस तरीके से जो स्टार फीचर्स हैं हम उनको यूज़ नहीं कर सकते कि ये तो मतलब बिल्कुल था ही नहीं। थोड़ा थोड़े एविडेंसेस हर चीज़ के मिल रहे हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो कि आपका स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे कि आयरन तो बिल्कुल था ही नहीं, तो ये आपका गलत होगा ये स्टेटमेंट। आयरन के एविडेंसेस थे इसका मतलब, पर लेकिन उनका बहुत ज़्यादा लिमिटेड, ना के बराबर यूज़ था। ठीक है। और जो यहाँ पे हमें क्राफ्ट देखने के लिए मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल इन नेचर है। ये जो इस तरीके से हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के बेसिस में हमें कैटल देखने के लिए मिल रही है, पेस्टोरल इन नेचर थी, या फिर बार्ले का इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, वुडन एग्रीकल्चरल टूल का यूज़ किया जा रहा है, सिंपल क्राफ्ट हमें देखने के लिए मिल रही है, कौन कौन से मेटल्स यूज़ किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो लेटर वैदिक फेज में क्या चीज़ें यूज़ करी जाती हैं उनको कंपेयर करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड की। किस तरीके का ट्रेड उस टाइम पे था, या ट्रेड का क्या नेचर था। ठीक है। तो ट्रेड जो था वो एग्जिस्ट तो करता था, बट नॉट हाईली डेवलप्ड नहीं था। ऑब्वियसली बात है कि हाईली डेवलप्ड इसलिए इसको नहीं कहा गया है क्योंकि बाटा सिस्टम का वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बाटा सिस्टम में जो है आपका मेजॉरली ये लोग कैटल का यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेड रिलेटेड हमें यहाँ पे लिमिटेशंस देखने के लिए मिल रही हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करी जाए तो बाटा सिस्टम और कैटल देखने के मिली, सही बात है। और टैक्सेस जो थे यहाँ पे वॉलेंट्री ट्रिब्यूट और बली जिसको कहा जाता था, इस नेचर का था। ठीक है। वॉलेंट्री इन नेचर था टैक्सेस यहाँ पे। ठीक है। जब मतलब लगता था वहाँ उस सिविलाइजेशन के लोगों को कि हमें हाँ कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो तब वो करते थे। मींस कि आपका रेगुलर टैक्सेस हमें नहीं देखने के लिए मिले कि आपका जो किंग है या फिर जो रूलर है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका किसी तरीके का एक रेगुलर टैक्स सिस्टम वहाँ पे मेंटेन करके चल रहा है। इस तरीके के एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। यहाँ पे एक टर्म जो है निष्का का यूज़ किया गया है। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म यहाँ पे है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आपका गोल्ड का जो ज्वेलरी या ऑर्नामेंट है उससे रेफ़र किया गया, और कई बार इस गोल्ड ऑर्नामेंट को, ये जो निष्का है, उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी यूज़ किया गया है। ये जो निष्का टर्म है हमें लेटर जो अदर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जो अदर हम सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे, अदर पीरियड्स पढ़ेंगे, उसमें भी हमें ये टर्म देखने के लिए मिल रहा है। और उस टाइम पे ये जो निष्का टर्म है ये कॉइन को रेफ़र कर रहा है। बट अगर हम अर्ली वैदिक फेज की अगर बात करें तो यहाँ पे ये एक गोल्ड ऑर्नामेंट को रेफ़र कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फैक्ट है ये आपको माइंड में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आपको लेटर कन्फ्यूजन होगी कि निष्का का क्या टर्म था, ओल्ड ऑर्नामेंट था या फिर कॉइन था। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस नेचर से पूछा जा रहा है। और अगर अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये एक गोल्ड ऑर्नामेंट को दर्शा रहा है। तो अभी तक हमने पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में देख लिया, इकोनॉमिकल डायमेंशन के बारे में देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ऋग वैदिक पीरियड था यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड था, उसमें आपका सोसाइटी किस तरह की थी या नेचर ऑफ द सोसाइटी क्या थी। तो ये जो सोसाइटी थी ये आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर थी। ठीक है। रिजिड सोसाइटी नहीं थी। यहाँ पे जो फैमिली थी वो एज अ बेसिक यूनिट की तरह यूज़ करी जाती थी। ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द किनशिप, यानी कि जो फैमिलीज थी, फैमिली मेम्बर्स थे, उनके अराउंड में ये जो है ऑर्गेनाइज करी जाती थी। यानी कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली इक्वल सोसाइटी देखने के लिए मिलती है। और ऑक्यूपेशन मोर इम्पॉर्टेंट देन दी बर्थ। यहाँ पे ऑक्यूपेशन मोर इम्पॉर्टेंट देन दी बर्थ का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन थे उसके बेसिस में लोगों को कैटेगराइज किया जाता था। ये नहीं कि जैसा हम लेटर पीरियड्स में हम देख रहे हैं कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम हम देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, बर्थ बेस्ड कैटेगराइजेशन इन द सोसाइटी हमें देखने के लिए मिलता है। बट इस सोसाइटी में हमें ऑक्यूपेशन बेस्ड कैटेगराइजेशन देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए इस सोसाइटी को कंपैरेटिवली इक्वल कंसिडर या इगैलिटेरियन कंसिडर किया गया है। और ये जो सोसाइटी थी आपका किनशिप यानी कि जो फैमिली रिलेटेड थे या फैमिली रिलेशन थे उसके अराउंड पे ये ऑर्गेनाइज करी जाती थी। फैमिली की अगर बात करी जाए तो फैमिली जो थी वो जनरली पैट्रियार्कल इन नेचर थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एल्डर मेल होता था फैमिली का वो हेड के रूप में एक्ट करता था। ठीक है। हाउस होल्ड का वो हेड होता था। और कई जो जॉइंट फैमिलीज थी वो यहाँ पे हमें कॉमन देखने के लिए मिल रही है। जॉइंट फैमिलीज कॉमन थी, दिस मीन्स डैट कि न्यूक्लियर फैमिलीज यहाँ पे बहुत कम एग्जिस्ट करती थी, बहुत कम देखने के लिए उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं। हम जॉइंट फैमिलीज कॉमन थी तो हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर फैमिलीज तो हुआ ही नहीं करती थी, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। न्यूक्लियर फैमिलीज भी हुआ करती थी बट बहुत लिमिटेड थी, ना के बराबर थी।
देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन। तो पोजीशन ऑफ वुमेन की अगर बात करी जाए तो रिस्पेक्टेड पोजीशन थी यहाँ पे, ठीक है। एविडेंसेस हमें मिले हैं कि पार्टिसिपेशन इनका जो था रिलीजियस सेरेमनीज़ में हमें इनका पार्टिसिपेशन मिला है। कई बार तो ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं कि उस टाइम में जो वुमेन थी उनका भी जो जनेव संस्कार, जो जनेव सेरेमनी होती है वो उन वुमेंस के साथ भी हुआ करती थी, या वुमेन भी कई बार ये इन सेरेमनीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन में, तो मतलब इजी एक्सेस था, एजुकेशन एक्वायर कर सकती थी उस टाइम की वुमेंस, और कई बार वुमेंस ने हाइम्स जो श्लोक्स या सुक्तास थे उनका भी कंपोजिशन किया, ठीक है। और जो असेंबलीज़ हमने सभा समिति और जो अदर असेंबलीज़ हमने देखी उनमें भी हमने इनका जो पार्टिसिपेशन था वो देखने के लिए तो मिला है, बट लेकिन ये जो पार्टिसिपेशन है ये डिबेटेबल इन नेचर है, इसके मतलब बहुत अच्छे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। कई जो हिस्टोरियन है उन्होंने कहा कि हाँ करती थी, पार्टिसिपेशन उस टाइम पे था क्योंकि रिस्पेक्टेड पोजीशंस थी वुमेन की, बट कई अदर हिस्टोरियन ने इसमें आपका डाउट भी क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो वुमेन स्कॉलर्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट उस टाइम पे देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला एंड विश्ववरा, कुछ जो इम्पॉर्टेंट वुमेन स्कॉलर्स उस टाइम पे थी। तो अगर वुमेन रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप एंशिएंट इंडिया में आपको अगर उससे इंटरलिंकेजेस करनी है तो आप इन वुमेन स्कॉलर्स के नेम को मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैरिज, क्या किस तरीके से जो ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन था वो उसका क्या नेचर था। तो जनरली हमें वहाँ पे मोनोगैमस मैरिजेस देखने के लिए मिलते हैं, और मैरिज को एक सेक्रेट सेरेमनी की तरह आपका परफॉर्म किया जाता था, या डेली जो सोसाइटल जो लाइफ थी उसमें इसको एक्सेप्ट किया जाता था। चाइल्ड मैरिजेस के हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाइल्ड मैरिज के एविडेंस हमें अर्ली वैदिक फेज या ऋग्वेद में हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। एजुकेशन की बात करी जाए तो जनरली हम देख रहे हैं कि जो नॉलेज है ऑब्वियसली बात है वो आपका ओरली ट्रांसमिट करी गई है, यानी कि यहाँ पे श्रुति का यूज़ हुआ है। स्टूडेंट जो है वो आपका हाइम्स, रिचुअल्स और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको जो है एजुकेशन के रूप में सीखते थे, अंडरस्टैंड करते थे और उनको लर्न करते थे। देन कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे कि हमें देखने के लिए मिल रहा है फूड, किस तरीके का फूड वो लोग यूज़ करते थे। तो स्टेपल फूड यानी कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फूड था वो हमें देखने के लिए मिल रहा है मिल्क, कर्ड, घी, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कैटल्स से, कैटल रियरिंग का यूज़ करते थे, पेस्टोरलिज्म सोसाइटी थी तो आपका मिल्क, कर्ड, घी तो मिलना ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और बार्ले हमने देखा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप थी, तो यहाँ से हमें जो कॉमन फूड है वो बार्ले भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मीट वॉज कंज्यूम्ड ऑन दी सर्टेन ओकेशन, ठीक है। रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में आपका मीट का यूज़ हुआ करता था। दिस मीन्स कि यहाँ पर से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेजिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो वेजिटेरियन थी, क्योंकि हमें यहाँ पे मीट के एविडेंसेस भी मिल रहे हैं, बट मीट का जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे उनका जो सर्टेन ओकेजन है, बहुत जो कुछ खास मौक़ों पे जो है मीट कंजप्शन की जो एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस थी वो अपनाई गई है। ड्रेस की अगर बात करी जाए तो जो कपड़ा जो होता था वो जनरली कॉटन के जो हैं उसमें लिमिटेड एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। और वूल और एनिमल स्किन्स का यूज़ करते थे कपड़े बनाने के लिए। कॉमन गारमेंट्स की अगर बात करी जाए तो आप इन टर्म्स को आप अपना नोटिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि इन टर्म्स से रिलेटेड आपका टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है, ठीक है। तो कॉमन गारमेंट्स की अगर बात करी जाए तो नीवी, वासा एंड अधिवासा, ये तीन तरीके के टर्म हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। नीवी का मतलब है लोअर गारमेंट, यानी कि जो लोअर बॉडी पार्ट में यूज़ किया जाता था उस गारमेंट को कहा गया है। देन द वासा इज़ दी मेन गारमेंट को कहा गया है, और अधिवासा आपका अपर कवरिंग को के लिए जो क्लॉथ का यूज़ किया जाता था उसको रेफ़र किया गया। देन ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे उस टाइम के लोग। ऑर्नामेंट्स में देखने के लिए मिल रहा है कि बोथ मैन एंड जो वुमेन, ठीक है, दोनों के दोनों आपका नेकलेसेस पहनते थे, इयरिंग्स का यूज़ करते थे, ब्रेसलेट्स का यूज़ करते थे और आर्मलेट्स का यूज़ करते थे, ठीक है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टर्म अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था
क्या था वो टर्म, ये आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे कि कौन सा गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया गया है अर्ली वैदिक फेज में, ठीक है। तो ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है इसका जिक्र या ये कई बार ऋग्वेद में मेंशन है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ करते थे उस टाइम की सोसाइटी में, तो पॉपुलर एक्टिविटीज़ में हमें देखने के लिए मिल रहा है चैरियट रेसिंग, यानी कि रथ का यूज़ किया जाता था, उससे रिलेटेड रेस कंडक्ट करी जाती थी। हॉर्स रेसिंग देखने के लिए मिल रहा है, म्यूज़िक, सिंगिंग और डांसिंग देखने के लिए मिल रहा है, और डाइस यानी कि गैमलिंग भी मैंशनड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे भी हमें गैमलिंग के एविडेंसेस मिल रहे हैं। ये जो गैमलिंग यहाँ पे जो मेंशन करी है, ये हम इसका लिंकेजेस हम अपने मेंस के आंसर में आजकल जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पिछले कई ईयर्स, ये 1-2 ईयर्स से स्पोर्ट्स में काफ़ी तरीके के रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है। कहीं उन्होंने नए नए लॉज लेकर के आई है गवर्नमेंट, गैमलिंग से रिलेटेड उन्होंने बैन किया है गवर्नमेंट ने इन प्रैक्टिसेस को। तो हम अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है तो हम अर्ली वैदिक एज का भी लिंकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सोसाइटी जो थी वो ब्रॉडली आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिवीज़न हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। पहली ही लाइन हमने देखी थी कि बर्थ बेस्ड कैटेगराइजेशन या फिर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है, ऑक्यूपेशन बेस्ड देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ऑक्यूपेशन बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, सोशल डाइवर्सिफिकेशन था, इसीलिए इसको इस सोसाइटी को फ्लेक्सिबल इन नेचर कहा गया है, ठीक है। पुरुष सूक्ता जो कि आपका 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद में मेंशन्ड है, उसमें आपका 4 वर्ण भी आपके मेंशन किए गए हैं, ठीक है। ये वर्ण कौन कौन से हैं, आपका ब्राह्मण, राजन्य को आपका क्षत्रिय भी कहा गया है, वैश्य और शूद्रास। ये 4 वर्ण की अगर बात करी जाए ये किस मंडल में या किस सूक्त में मेंशन है, तो ये आपका पुरुष सूक्त में मेंशन है और आपका 10th मंडल में है, ठीक है। पुरुष सूक्त में एक और चीज़ मेंशन है, ये भी मैंने आपको बताई थी, बहुत इजी है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि पुरुष सूक्त में एक तो आपका 4 वर्ण के बारे में मेंशन है और अदर आपका किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया था उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब ये जो 4 वर्ण हैं ये इनका क्या स्पेसिफिक ड्यूटीज़ थी, इसको आप अभी सोचिए कि क्या क्या काम वो करते थे, और मैं अभी लेटेस्ट स्लाइड्स में आपको ये डिस्कस करूँगी कि क्या क्या इनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी टुवर्ड द सोसाइटी। देन जो यहाँ पे आपका एक टर्म मेंशन है ब्राह्मण, और हमने एक उपनिषद फिलॉसफी में एक टर्म पढ़ा था ब्रह्म, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था और मैं अभी एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करा रही हूँ ताकि लेटर किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अगर ये टर्म क्लियर नहीं होता ना तो बाद में जब भी हम अदर रिसोर्सेज अगर गो थ्रू करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है उस टाइम पे पढ़ने में। तो ये ब्राह्मण जो है ये एक आपका वर्ण को रेफर कर रहा है, ठीक है। ये एक आपका जो है प्रीस्ट क्लास जो है उसको रेफर कर रहा है, बट जो उपनिषद फिलॉसफी में जो ब्रह्म दिया गया था वो आपका अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स को रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है, तो जो ये 4 वर्ण जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इनका जो मेजर रेलेवेंस है वो आपका लेटर जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे फेज़ की अगर हम बात करें तो अर्ली जो वैदिक फेज़ का जो इनिशियल सोशल स्ट्रक्चर था वो आपका उसमें इस तरीके के वर्ण नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, बट जैसे धीरे धीरे करके हम लेटर वैदिक सोसाइटी या फिर लेटर पार्ट ऑफ दी अर्ली वैदिक सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उसमें हमें इन 4 वर्णास का मेंशन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। देन हम पॉटरी की हम बात कर लें तो हमें ऑकरे कलर्ड पॉटरी देखने के लिए मिल रही है, पर ये जो ऑकरे कलर्ड पॉटरी है ये भी हमें सब जगह नहीं देखने के लिए मिली है, ये कुछ ही रीजंस में हमें देखने के लिए मिल रही है। दिस मीन्स कि पॉटरी का जो था वो एक्सटेंसिवली यूसेज उस टाइम पे नहीं था। देन नेक्स्ट डायमेंशन की अगर हम बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है रिलीजन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि रिलीजन का नेचर क्या था, क्या उस टाइम के लोग फॉलो करते थे, किस तरीके की प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीजन है ये बेसिकली आपका जो है नेचर वर्शिप डिपेंडेंट थी, ठीक है। उस टाइम की जो सिविलाइजेशन की थी वो सिविलाइजेशन जो थी वो आपकी नेचर को वर्शिप किया करती थी। टेम्पल्स और जो आइडल वर्शिप थी मीन्स जो मंदिर और जो मूर्तियों की जो प्रार्थना थी या प्रेयर्स थी या उनको जो वर्शिप जो था वो मेंशन नहीं था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे नेचर वर्शिप हमें देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसेस और यज्ञ का मेंशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर
हम प्रीलिम्स में अगर बात करें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो हमें यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि अर्ली वैदिक फेज में टेम्पल्स और आइडल वर्शिप्स भी थी, क्योंकि रिलीजन थी तो हम उस टाइम पे हमें अगर हमने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करी होती तो हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लेटर वैदिक में तो हमें टेम्पल्स देखने के लिए भी मिले हैं और आइडल वर्शिप्स भी देखने के लिए मिले हैं, तो क्या पता अर्ली वैदिक फेज में ही इनका इमरजेंस हो गया था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें जो अर्ली वैदिक फेज है उसमें टेम्पल और आयरन वर्शिप नहीं देखने के लिए मिला है। ये अभी आपको एज अ स्लाइड जब आप अभी हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट जब आप ओवरऑल जब एंशिएंट हिस्ट्री हम जब पूरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब हम क्वेश्चन वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमें उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब बेसिक चीज़ों को लेकर के भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी ध्यान रखने का है कि टेम्पल्स और आइडल वर्शिप्स नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स जो फॉलो करते थे उस टाइम के लोग वो थे इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है, तो इंद्र जो थे वो उसका जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेज्ड डीटी के रूप में उनको देखा जाता था। ठीक है, इसलिए इंद्र को जो है वो पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, फोर्ट्स जो थे उनका डिस्ट्रॉयर की तरह कंसिडर किया गया है। और इसका जो इंद्र जो है इनका रेलेवेंस जो है विक्ट्री ओवर वित्रा के रूप में भी कंसिडर किया है। जब भी उस टाइम के लोग वॉर के लिए जाते थे तो जैसे हमने देखा ना बहुत से ट्रेडिशंस में कि वॉर में जाने से पहले जो है जो राजा लोग होते थे वो लोग काली माता को जो है पूजा करते थे या उनका आशीर्वाद लिया करते थे, उनकी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, या अलग अलग गॉड्स की इंपॉर्टेंस थी। तो उस टाइम में भी ऐसे ही जो उस टाइम के लोग थे वॉर में जाने से पहले इंद्रा को याद करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे कि हमें जो है विक्ट्री दे। ठीक है, इसलिए इनको विक्ट्री गॉड के रूप में देखा गया। देन अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है एक मेडिटेटर के रूप में उनका रोल हमें देखने के लिए मिला है, जो कि ह्यूमन और गॉड ठीक है के बीच में मेडिटेट कराते थे। और जो भी हम सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उस टाइम के लोग जो भी सेक्रीफाइस को फॉलो करते थे, जो भी रिचुअल्स को फॉलो किया करते थे, तो वो रिचुअल्स जो सेक्रीफाइसेस थे वो किसको डेडिकेट करते थे? वो गॉड्स को डेडिकेट करते थे। और इस डेडिकेशन के एविडेंस के रूप में वो एक जो हम साक्ष्य कह सकते हैं वो आपका अग्नि को बनाते थे। ठीक है, तो उस टाइम के लोगों का ये मानना था कि अग्नि जो है वो एक एविडेंस है कि हमने सेक्रीफाइस किया है गॉड को। देन हम नेक्स्ट गॉड की बात करें वरुण की, तो वरुण हम देखने के लिए मिलता है इनकी जो इम्पोर्टेंस वो एज अ गार्डियन और प्रोटेक्टर ऑफ रता, कॉस्मिक ऑर्डर। रता का मीन्स जो है वो एक कॉस्मिक ऑर्डर जो है यूनिवर्सल ऑर्डर जो है उससे है उसको प्रोटेक्ट करना या उसको गार्डन करने का रोल हमें वरुण गॉड जो है उनका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें जो रिलीजन से रिलेटेड फीचर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हमें रता का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रता है इसका मीन्स क्या है? कॉस्मिक ऑर्डर को फॉलो करना, मॉरल ऑर्डर को फॉलो करना और यूनिवर्सल लॉ बेस्ड रिलीजन को फॉलो करने से ये रिलेट करता है। सेक्रीफाइसेस में हमें जो है हम यज्ञ का यानी यज्ञ का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, फायर सेक्रीफाइसेस हम कर रहे हैं। और इन सेक्रीफाइसेस में उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी वो क्या ऑफर करती थी? वो आपका मिल्क, घी, ग्रेन, सोम को ऑफर करती थी। ठीक है, जो सिंपल यज्ञास रिलेटेड जो थिंग्स थी उनको ये लोग ऑफर करते थे गॉड को। अब जो ये ऑफरिंग होती थी इसका क्या रेलेवेंस है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको सेक्रीफाइस करनी होती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं लोग जो है वो दान में पैसे देते हैं। क्यों देते हैं वो पैसे? क्यों वो मनी को एज अ डोनेट कर रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में पैसे का जो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में हमारी लाइफ से इम्पॉर्टेंटली कनेक्टेड है। उसी तरीके से उस टाइम के लोगों के लिए हमने देखा कि इकोनॉमी में कैटल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए ऑफरिंग्स में वो मिल्क, घी, ग्रेन और जो ये कैटल्स थी इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया करते थे। अग्निहोत्र यहाँ पे एक टर्म मेंशन है जिसका मतलब आपका है डेली फायर रिचुअल्स है। ठीक है, जो डेली अग्नि रिलेटेड जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उस टाइम की सोसाइटी वो उन्हें हम अग्निहोत्रा कहते थे। देन इलेबरेट रॉयल सेक्रीफाइसेस जो हैं की अगर बात करी जाए वो हमें अर्ली वैदिक फेज में नहीं देखने के लिए मिली है, ये हमें कॉमनली आपका लेटर वैदिक पीरियड में देखने के लिए
मिली हैं। ये जो सेक्रीफाइसेस थे ये टेम्पररी इन नेचर थे। टेम्पररी नेचर क्यों थे? क्योंकि ये ओपन एयर में परफॉर्म किए जाते थे, किसी टेम्पल के अंदर पे या किसी हॉल के अंदर पे इनको परफॉर्म नहीं किया जाता है, ये ओपन एयर है, तो इसीलिए इनका नेचर जो था वो परमानेंट नहीं हुआ करता था। देन यहाँ पे हमें एक सोम टर्म देखने के लिए मिला है ऋग्वेद में, जो कि आपका रेफर कर रहा है सैक्रेड रिचुअल ड्रिंक और डीटी को आपका रेफर कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जैक्टली जो है बोटेनिकल आइडेंटिटी हमें ऋग्वेद में मेंशन नहीं देखने के लिए मिली है, या जिसने भी इन सब चीज़ों की स्टडी करी है हिस्टोरियंस ने, उन्हें कोई भी एक बोटेनिकल ओरिजिन के बारे में वो सर्टेन नहीं है, तो इसलिए इसको एक सेक्रेट रिचुअल ड्रिंक और डीटी की तरह कंसिडर किया गया। फंडल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो उस टाइम में बरियल और क्रिमेशन दोनों तरीके की प्रैक्टिसेस उस टाइम के लोग अडॉप्ट करते थे। इन दोनों प्रैक्टिसेस जो है, ये दोनों प्रैक्टिसेस आपका ऋग्वैदिक जो लिटरेरी सोर्स है उसमें भी मेंशन है। मेजर डीटीज़ हमने जैसे देखे इंद्रा है, जिसको जिनका रेलेवेंस हम थंडर, वॉर और रेंस से ड्रॉ कर रहे हैं। अग्नि फायर, वरुण द कॉस्मिक ऑर्डर एंड द रता, सोमा सैक्रेड रिचुअल ड्रिंक, सूर्य इज द सन, उषा डॉन, मारुत स्टॉर्म्स, वायु जो है आपका विंड से रेफर किया जा रहा है। सावित्री इज द सोलर डीटी और गायत्री मंत्र हमें देखने के लिए मिला है, इसे सावित्री मंत्र भी कहा गया है। और अश्विन हमें देखने के लिए मिले हैं हीलिंग एंड मेडिसिन। अश्विन ब्रदर्स करके आपने कई जगह सुना होगा ऐसा, तो ये हीलिंग एंड मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड रुद्र इज़ मेनली फॉर द स्ट्रॉन्ग। एंड विष्णु की अगर बात करी जाए तो इनका हमें इस टाइम पे लिमिटेड रोल देखने के लिए मिला है। हालांकि विष्णु का जो रेलेवेंस था वो लेटर जो है बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई थी, बट अर्ली वैदिक फेथ में इनका लिमिटेड रोल देखने के लिए मिला है। अब अगर इन मेजर डीटीज़ की अगर बात करी जाए तो अब आप कहेंगे हमें इनको लर्न करने की या करने की क्या, इनको मतलब रिमेंबर करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों का बिल्कुल एग्जैक्ट बाय एग्जैक्ट या वर्ड बाय वर्ड लर्न करें, पर लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट कि आप इनको माइंड में लेकर के चलें, क्योंकि कई बार जो है इस तरीके से यूपीएससी जो है कंपैरिजन करके लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके के गॉड्स थे या किस तरीके का रिलेवेंस था उन गॉड्स का, उससे आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो फिलॉसफी की अगर बात करें तो लिमिटेड टू मोस्टली ऋग्वैदिक हाइम्स मीन्स कि रिचुअलिस्टिक बेस्ड सोसाइटी या रिलीजन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिलॉसफी जो थी वो लिमिटेड रोल था उसका, उतना फिलॉसफी की उतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं देखने के लिए मिल रही है। देन कुछ हम इम्पॉर्टेंट ऋग्वैदिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका प्री से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये प्रीलिम के लिए एक चीट शीट है जो कि आपको हेल्प करेगी। तो इन टर्म्स में अगर हम फर्स्ट देखें तो किंग के लिए आपका ऋग्वेद में राजन का यूज़ किया गया। देन ट्राइब के लिए आपका जन्म हमें मेंशन देखने के लिए मिल रहा है ऋग्वेद में। विश्व का मतलब है आपका क्लैन और कुल का मतलब है फैमिली, ठीक है। तो कुल हमने देखा था फैमिली, जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सोसाइटी की। देन अगर ग्रामीणी की बात करें तो विलेज को हेड जो करता था उसको ग्रामीणी कहा गया है। सभा जो थी आपका काउंसिल ऑफ एल्डर्स के रूप में देखने के लिए मिली है। समिति हमें एक जनरल असेंबली देखने के लिए मिली है जिसमें जनरली आपका पब्लिक अफेयर्स को डिस्कस किया गया है। विधाता की अगर बात करी जाए तो ये ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी। गविष्टि टर्म जो है वो आपका मेंशन्ड है आपका कैटल रेड से रिलेटेड, सर्च फॉर द कैटल और वॉरफेयर से रिलेट कर रहा है। बलि की अगर बात करी जाए तो वॉलंटरी ट्रिब्यूट और गिफ्ट टू द किंग इन द अर्ली वैदिक पीरियड हमें देखने के लिए मिल रहा है। और जो ये बलि यानी कि जो एक टेक्स्ट का एक जो फॉर्म है वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में मोस्ट रेगुलर हमें देखने के लिए मिलता है। देन प्रीस्ट के लिए यहाँ पे पुरोहित टर्म का यूज़ किया गया है। आर्मी चीफ के लिए सेनानी यूज़ करा गया है। काव को जो है गो या फिर गऊ टर्म मेंशन है ऋग्वेद में काव के लिए। निशका जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो आपका गोल्ड ऑर्नामेंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इस जो ये निशका जो टर्म है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इसका लिमिटेड रोल है, एक्सटेंसिवली या एग्जॉस्टिवली यूज्ड टर्म ये नहीं है। देन रता की अगर बात करी जाए तो रता जो है आपका कॉस्मिक ऑर्डर से यानी कि जो वरुण गॉड है उनसे रिलेट कर रहा है। और जो बार्ले जो है जिसके लिए आपका यवा टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है ऋग्वैदिक में, ये आपका जो थी कॉमन फूड था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो था वो बार्ले था।
अभी हम लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे तो उसमें हमें दूसरे फूड की रेलेवेंस देखने के लिए मिलेगी। देन हम इसके बाद जब महाजनपदा देखेंगे या जो ट्रांजिशनल फेज देखेंगे उस टाइम पे हमें अदर जो क्रॉप होगी वो हमें मतलब जो दूसरी तरीके की क्रॉप है वो हमें मेन देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर अर्ली वैदिक फेज की बात करी जाए तो बार्ले जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस टाइम थी। इसके बाद हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड है, इसको हम आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपको अब क्या काम करना है, जो कि आपको होमवर्क प्रोवाइड किया गया है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो करना है मीन्स कि आपको जितने भी यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू रिवर या फिर और जो जोग्राफिकल एक्सटेंशन हमें देखने के लिए मिले हैं आपको उनकी मैपिंग करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होमवर्क तो आपको हर क्लास में करना है, ठीक है। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। आपको केवल इन ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, केवल इनको आपको सुनना नहीं या केवल आपको नोट्स नहीं बनाना है, केवल लर्न नहीं करना है, इनको आपने समझना है। समझने के बाद ही क्योंकि आपकी इंटरलिंकेजेस डेवलप होगी और उसी इंटरलिंकेजेस का यूज़ हम मेंस के आंसर में करेंगे। जैसे हम सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं या वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें इनका यूज़ कर सकते हैं, या रिलीजन रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो उनमें इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें कंपैरिजन करना है कहीं पे या फिर डिस्टिंग्विशन करना है किसी भी चीज़ का, तो उस टाइम पे इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और तभी कर सकते हैं जब हमने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हो या प्लस एनालाइज किया हो, ठीक है। तो अभी ये क्लास अभी हम यहीं पे एंड करते हैं और अब आपको अभी इसी टाइम इस क्लास का आपने जो आपको समझ में जितना भी आया एक शीट निकालिए और बिना देखे या बिना इस वीडियो को दोबारा गो थ्रू करे लिखें, आप उसको जितना भी आपको याद आ रहा है उस चीज़ को आप लिखें। और जब आप उस शीट को लिख लें तो आप उसके बाद फिर देखिए इन स्लाइड्स को आप गो थ्रू कीजिए और देखिए कि आपकी कहाँ पे कौन कौन सी कमी रहेगी या आप क्या क्या चीज़ें भूल गए हैं, और उन चीज़ों को हाईलाइट करके देन आप दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन आपको इसी तरीके से करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक बार मैं आपको टीच कर रही हूँ, आप नोट्स बना लिया एंड देन आप पूरे के पूरे जो ये नोट्स हैं उनको बार बार पूरा का पूरा होलिस्टिकली वे में आप जो है रिवाइज करें या गो थ्रू करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। द बेस्ट वे ऑफ द रिवीजन इज़ डैट कि आप अभी से सुने। आप नोट्स भी मैं तो कहूँगी कि आपको ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्लाइड्स जो मैंने प्रोवाइड करी है बहुत ही डिटेल्ड वे में प्रोवाइड करी गई हैं। और इन स्लाइड्स को सुनने के बाद आप जो भी आपको माइंड में आपको जो भी याद आ रहा है वो आप लिखें, और जो चीज़ आप भूल रहे हैं तो वो फिर आप इनको रिकवर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। थैंक यू।